चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो लास्ट क्लास में करा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसमें फॉर्मूला हमने यूज किया था, टॉपिक हमने किया था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसमें फॉर्मूला यूज किया था हमने डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी मल्टीप्लाइड बाई एम, जिसमें डेल्टा टीबी था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, के बी था वही आपका जो आप बोल नहीं पा रहे हैं इवेल्यूस्कोपिक कांस्टेंट, और एम था मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, एम था मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। केबी की यूनिट क्या बताई थी इशिका? केबी की यूनिट निकाली थी ना हम लोगों ने, केबी इज इक्वल टू डेल्टा टीबी बाई एम। डेल्टा टीबी होता है केल्विन में टेम्परेचर चेंज, और मोलैलिटी हमने ली थी मोल पर केजी में, तो ये यूनिट बन जाएगी केल्विन इंटू केजी पर मोल, केबी की यूनिट है ना। इस केबी के लिए एक फॉर्मूला और है जो रह गया था, वो बता देते हैं आपको। केबी इज इक्वल टू होता है आर टीबी स्क्वायर, आर टीबी स्क्वायर बाई एलवी मल्टीप्लाइड बाई 1000, आर टीबी स्क्वायर बाई एलवी मल्टीप्लाइड बाई 1000। क्या क्या है इसमें देखिए, अगर के भी किसी क्वेश्चन में गिवन नहीं है, इन जनरली क्वेश्चन में गिवन होता है, अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो एलवी की वैल्यू गिवन होगी, टीबी की वैल्यू गिवन होगी, तो आप के भी कैलकुलेट करोगे वहां से, है ना। अब यहाँ पे क्या 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 है देखते हैं। आर है आपका गैस कांस्टेंट, जानते हैं आप लोग, है ना, जूल में यूनिट लेते हैं कितनी, 8.314 वैल्यू लेते हैं। टीबी होता है जो भी सॉल्वेंट है उसका बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट ले लेंगे। एलवी होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कैसे निकालते हैं हम लोग? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है, अगर 1 ग्राम सब्सटेंस है, लिक्विड है, उसको आप वेपर में कन्वर्ट कर रहे हो उसके बॉइलिंग टेम्परेचर पे, तो जितनी हीट देनी पड़ती है उसको क्या कहते हो? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, एलवी। 1 ग्राम लिक्विड को वेपर स्टेट में ले जाने के लिए जितनी हीट देनी पड़ती है एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्वेश्चन में गिवन होगी, ये तो मैंने डेफिनेशन आपको बता दी यूं ही। क्या होती है? 1 ग्राम लिक्विड को कन्वर्ट करोगे किसमें? वेपर में, तो जितनी भी हीट रिक्वायर्ड होगी उसी को क्या बोलोगे? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, एलवी। फिजिक्स में पढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है। अगर केबी की वैल्यू गिवन नहीं है तो इस फॉर्मूला से निकालनी पड़ेगी, इन जनरली केबी की वैल्यू हमें गिवन होगी। कोई समस्या? नोट हो गया सबका? अगली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग करने जा रहे हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अगर कोई प्योर सॉल्वेंट है और वो वोलेटाइल है, कोई
वोलेटाइल प्योर सॉल्वेंट हमने लिया है और उसमें हम लोग कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ता है, एलिवेट होता है, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, डिक्रीज करता है। पहले समझते हैं फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है। बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में आपने सुना होगा। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, कौन बताएगा? जब वाटर पूरा फ्रीज हो जाएगा तो आइस बन जाएगा। तो फ्रीजिंग पॉइंट बताइए। पॉइंट मेल्ट होना स्टार्ट होगा तो लिक्विड से सॉलिड कन्वर्ट होता है, तो उस टाइम पे जो टेम्परेचर होता है उसको क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। ठीक है, सही डेफिनेशन है फ्रीजिंग पॉइंट की, कि जब लिक्विड से कन्वर्ट होगा, किसमें, सॉलिड में कन्वर्ट होगा, तो उसको हम लोग कहते हैं, उस टेम्परेचर को फ्रीजिंग पॉइंट। उस समय आपको पता है कि अगर स्टेट चेंज हो रहा होता है तो उस समय टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और उस टेम्परेचर को उस समय बोलोगे फ्रीजिंग पॉइंट। लेकिन अगर वेपर प्रेशर के रिस्पेक्ट में हम लोग ये डेफिनेशन करना चाहें तो वेपर प्रेशर के रिस्पेक्ट में थोड़ी सी बात हल्की सी अलग हो जाती है। क्या अलग होती है, जैसे आप वेपर प्रेशर और टेम्परेचर को देखिए, सॉल्वेंट ले लिया आपने, वेपर प्रेशर और उसके टेम्परेचर के बीच में रिलेशन निकालिए, तो एक ग्राफ प्लॉट करते थे हम लोग, एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट में भी ऐसे ही करते थे। आपने ग्राफ प्लॉट कर लिया, अब आप देखो कि जब वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, मतलब सॉल्वेंट अगर सॉलिड बन गया है, उस केस में भी थोड़ा बहुत वेपर प्रेशर उसमें होता है, तो कितना वेपर प्रेशर है उसका, है ना। तो कोई ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे किसी सब्सटेंस के सॉलिड और लिक्विड दोनों का वेपर प्रेशर सेम हो जाता है, सॉलिड और लिक्विड दोनों का वेपर प्रेशर सेम हो जाता है, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। अभी तक हम फ्रीजिंग पॉइंट को केवल ऐसे समझते थे कि लिक्विड से सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है, जिस टेम्परेचर पे कन्वर्जन होगा उस टेम्परेचर को, उस कांस्टेंट टेम्परेचर को हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। सही बात है ये भी, लेकिन उस फ्रीजिंग पॉइंट पे एक फिनोमिनन और होता है। अगर हम उसके लिक्विड और सॉलिड दोनों का वेपर प्रेशर देखें तो उस फ्रीजिंग पॉइंट पे जाकर के लिक्विड और सॉलिड दोनों का वेपर प्रेशर सेम हो जाता है, उस पॉइंट को आप बोलते हो फ्रीजिंग पॉइंट। तो पहले फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन लिखते हैं, फिर डिप्रेशन निकालते हैं। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, टेम्परेचर at which vapor pressure of liquid solvent and solid solvent becomes equal is called freezing point। वो टेम्परेचर जिस पे लिक्विड सॉल्वेंट और सॉलिड सॉल्वेंट दोनों का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएगा, उस टेम्परेचर को बोलोगे फ्रीजिंग पॉइंट। जब हम लोग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर देते हैं तो ऐसा देखते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट सोल्यूशन जो बनता है, सोल्यूशन एक बार लिक्विड स्टेट में भी हो सकता है और सोल्यूशन एक बार सॉलिड में भी जा सकता है, तो देखते हैं हम लोग कि सोल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है
वो क्या होता है, प्योर सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से कम हो जाता है। जितनी वैल्यू कम होती है उसी को हम कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डेल्टा टीएफ से उसको डिनोट करते हैं। और वो भी जैसे हमने डेल्टा टीबी को देखा था, वो भी डेल्टा टीएफ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के। तो इसी तरीके का रिलेशन आएगा, जैसा के बी इंटू एम आया था, वहां पे आ जाएगा डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। वहां पे कांस्टेंट चेंज हो जाएगा, के एफ आ जाएगा के बी की जगह, और एम मोलैलिटी सेम रहेगी, डेल्टा टी बी की जगह क्या आ जाएगा, डेल्टा टी एफ। तो पहले इसका एक ग्राफ प्लॉट करते हैं अच्छा सा। फ्रीजिंग पॉइंट सबको समझ आया? वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ खींच रहे थे। तीन ग्राफ प्लॉट किए हैं हमने, दो तो सेम है जैसे अपन पहले टीबी वाले में बनाते थे। ये ग्राफ सॉल्वेंट का है, ये ग्राफ सॉल्यूशन का है। आपको सिखाया वेपर प्रेशर कम होता है इसलिए सॉल्वेंट का ग्राफ ऊपर, सॉल्यूशन का ग्राफ नीचे आता है, उसका वेपर प्रेशर कम है। ये वाला जो ग्राफ है ये है फ्रोजन सॉल्वेंट का। ये वाला ग्राफ किसका है, फ्रोजन सॉल्वेंट का। यानी कि सॉल्वेंट किस स्टेज में आ गया, सॉलिड स्टेज में, है ना। तो यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे आके ये लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, तो लिक्विड सॉल्वेंट और फ्रोजन सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इस पॉइंट पे आके क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। तो ये फ्रीजिंग पॉइंट होगा किसका, सॉल्वेंट का। इसको क्या बोलोगे आप, इसको बोलते हो टीएफ नॉट। टीएफ नॉट होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। टीएफ नॉट बोलते हो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब इस लाइन को देखो, यहाँ पे सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन और फ्रोजन सॉल्वेंट का यहाँ पे सेम हो रहा है वेपर प्रेशर, तो इस पॉइंट को बोलते हो टीएफ। क्या नाम देते हो इसको, टीएफ। टीएफ जो होता है वो होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। टीएफ क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अगर ग्राफ को देखो तो सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो ज्यादा है, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, कम हो गया, यानी कि कमी आ गई। तो अगर देखो तो टीएफ नॉट इज ग्रेटर देन टीएफ, सॉल्यूशन का कम सॉल्वेंट का ज्यादा। तो जितना कम है उसको बोलते हैं डेल्टा टीएफ। निकालते कैसे, टीएफ नॉट माइनस टीएफ, प्योर सॉल्वेंट का माइनस सॉल्यूशन का कर देंगे तो क्या आ जाएगा, डेल्टा टी। कोई समस्या है यहां तक तो बोलिए। ये डेल्टा टीएफ देखा गया, चेंज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट देखा गया, सॉल्यूशन की मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जब प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो एक कांस्टेंट आता है के एफ। प्रोपोर्शनलिटी हटेगी तो कांस्टेंट क्या आ जाएगा, के एफ। इस फॉर्मूला में डेल्टा टीएफ है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट में कितनी कमी आई, एम है मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन,
KFF फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, या एक इसका स्पेशल नेम है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। वहां पे इबिलियोस्कोपिक था, यहाँ पे क्या नाम है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। सारा नोट कर रहे हैं। तीसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग कर रहे हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो होती है जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती है, जिनकी वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल पे। तो तीसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम कर रहे हैं डेल्टा टीएफ, जो डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे, यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। यहाँ जो ये मोलैलिटी ली गई है ना, ये रिलेट किया गया मोल्स पर केजी से। जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो आयन के नंबर पे, मोल पे, एटम के नंबर पे, इन चीजों पे डिपेंड करती है। तो फॉर्मूला आ गया अपने पास, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ मल्टीप्लाइड बाई एम। क्वेश्चन करते हैं इसमें, थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन करिए। बोर्ड में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। तब डिप्रेशन एलिवेशन भी पूछते हैं, वेपर प्रेशर भी पूछते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन मैंने देखा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के पूछे, मतलब इस फॉर्मूला पे सवाल सबसे। किए जाए क्वेश्चन। क्वेश्चन करने के पहले एक पॉइंट लिख लो। कार वगैरह में एक वो होता है रेडिएटर। कार के अंदर क्या होता है, रेडिएटर। क्या काम करता है वो जरा बताइए तो, कुछ पता है? कोई कुछ बोल रहा है? हाँ बताओ, बता रहे हो? रेडिएटर से ये नहीं, वो मतलब आप शायद कुछ और समझ रहे हैं, हम कुछ और बताना चाह रहे हैं। रेडिएटर एक पार्ट होता है कार वगैरह में। इसमें क्या होता है, इसमें कूलेंट भरा हुआ होता है। कूलेंट समझ रहा है, मतलब जैसे जो फ्यूल है ना, पेट्रोल है ना, पेट्रोल है, डीजल है, ये सब जो चीजें होती हैं, अगर इनको बहुत ज्यादा टेम्परेचर मिल जाएगा, मान लो गर्मी के दिन है ना, बहुत ज्यादा अगर इनको टेम्परेचर मिल गया, तो टेम्परेचर अगर बहुत ज्यादा मिल जाता है तो क्या हो सकता है, इसमें आग भी पकड़ सकती है ना, ऑक्सीजन अवेलेबल रहती है तो आग पकड़ सकती है, फ्यूल है, बर्न हो जाएगा और आपकी हीट निकल जाएगी तुरंत, तो अपना गाड़ी क्या होगी, बेकार हो जाएगी। तो उसके लिए क्या होता है, रेडिएटर में पानी भरा हुआ होता है ना, व्हीकल को कूल करने के लिए रेडिएटर में क्या भरा हुआ होता है, पानी भरा हुआ होता है। तो रेडिएटर में कूलेंट की तरह ये काम करता है और इसमें फिल होता है क्या, वाटर। ठीक। अब मान लो कि बहुत ठंड वाले दिन है ना, विंटर है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर अल्ट्रा लो हो गया, कभी टेम्परेचर क्या हो गया, अल्ट्रा लो।
ठीक। और कूलेंट कुछ इस तरीके से काम करता है कि वो चारों तरफ ऐसे फ्लो करता है ना, इस तरीके से कुछ फ्लो करता है, जिस उस तरीके से काम करता है। अब टेम्परेचर अगर बहुत कम हो जाएगा तो क्या होगा कि जो इसमें सब्सटेंस है, मतलब ये वाटर है आपका, है ना, या आपका सॉरी कुछ मैंने थोड़ा सा वो बता दिया, पेट्रोल है जो आपका ये सब्सटेंस है, ये भी फ्रीज हो सकता है। अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो हो जाए तो ये भी फ्रीज हो सकता है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक सब्सटेंस मिलाते हैं, इथाइलिन ग्लाइकॉल। क्या ऐड करते हैं हम लोग, इथाइलिन ग्लाइकॉल। फॉर्मूला होता है CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH। क्या ऐड कर दोगे आप फ्यूल के अंदर, इथाइलिन ग्लाइकॉल। जब इथाइलिन ग्लाइकॉल आप फ्यूल में ऐड करोगे तो वो क्या करता है, उसके फ्रीजिंग पॉइंट को बहुत लो कर देता है। मान लो कि आपका जो फ्यूल है वो टेम्परेचर आ गया कभी -1 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ की बात नहीं हो रही है, कहाँ जहाँ टेम्परेचर बहुत कम जाता है, -1 हो गया, -2 हो गया, है ना, इतना कम टेम्परेचर आ गया। अब आपका फ्यूल जो है वो भी फ्रीज होने लगा, तो अब गाड़ी कैसे चलेगी, है ना, दिक्कत आएगी। तो फ्यूल फ्रीज होने लगता है, तो क्या होता है, उसमें इथाइलिन ग्लाइकॉल ऐड कर देते हैं। इथाइलिन ग्लाइकॉल क्या करता है, फ्रीजिंग पॉइंट को और लो कर देता है। जब फ्रीजिंग पॉइंट उस सब्सटेंस का और लो हो जाएगा तो उसको जमने के लिए और टेम्परेचर कम चाहिए, है ना, तो फ्रीजिंग पॉइंट को लो करता है, जिससे कि और उसको रेंज मिल जाती है कि अगर टेम्परेचर मान लो -7 तक जाएगा तभी वो फ्यूल। तो ऐसा कुछ ये जादू नहीं है कि वो बिल्कुल फ्रीज नहीं होने देगा, लेकिन ये है कि फ्रीजिंग पॉइंट की क्या कर देता है, ये लोअरिंग कर देता है, डिप्रेशन कर देता है, जिससे कि फ्यूल आपका जम नहीं पाता है। नहीं तो फ्यूल जम गया तो गाड़ी कैसे चलेगी, नहीं चलेगी ना। तो याद रखेंगे इथाइलिन ग्लाइकॉल क्या काम करता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। नहीं खराब नहीं होता, खराब होगा तो फिर थोड़ी मिलाएंगे। हाँ नहीं मिलाते हैं वहां पर एक्स्ट्रा, यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ती, अपने तो इतना टेम्परेचर होता नहीं है। हो जाए तो डालना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के सवाल। बोर्ड का क्वेश्चन करेंगे, जेई का करेंगे, नीट का करेंगे, किसका करेंगे, सबका करेंगे, है ना, हमारी मर्जी, हम कुछ नहीं छोड़ेंगे। चलिए हो गया, नोट करने वालों जनता जनार्दन, हो गया। 1 kg of 0.75 molar aqueous solution of sucrose, सुक्रोज नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, पता ही है आपको, सुक्रोज यूरिया ग्लूकोज याद करवाए ना, ज्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन वोलेटाइल होंगे। सुक्रोज कैन बी कूल्ड अप to -4 degree centigrade before freezing.
amount of ice that will be separated. इस क्वेश्चन को लिख के थोड़ी सी जगह छोड़ दीजिए, क्योंकि इसमें थोड़ा दूसरा कॉन्सेप्ट लगेगा। तो पहले तो सिंपल ही कर लो तब। इससे सवाल भर के आया, भर भर के। 40 ग्राम ग्लूकोज 40 ग्राम ग्लूकोज, मोलर मास ब्रैकेट में लिख लीजिए 180, मिक्स्ड विथ 200 ml वाटर, mixed with 200 ml of water, freezing point of solution, निकालना है आपको। KF दिया हुआ है 1.86, KF दिया हुआ है 1.86, और आपको क्या दे रखा है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 273, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 273.16 कैलोरी। मतलब प्योर सॉल्वेंट का दे रखा है 16 भी नहीं 15, और डेंसिटी दे रखी है सोल्यूशन की डेंसिटी ऑफ वाटर नॉट सोल्यूशन 1 ग्राम पर ml। वाटर की डेंसिटी दी है 1 ग्राम पर ml। 40 ग्राम ग्लूकोज, 2 बार लिख दिया मैंने गलती से। 40 ग्राम ग्लूकोज मिक्स्ड विथ 200 ml ऑफ वाटर। फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का निकालना है, प्योर सॉल्वेंट का 273.15 दिया हुआ है। TF नॉट गिवन है, TF निकालना है। सॉल्वेंट का 200 ml दिया है। मोलैलिटी के लिए सॉल्वेंट का मास चाहिए होता है, मास निकाल लीजिएगा डेंसिटी को यूज करके। फॉर्मूला वही लगेगा, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M। कोशिश कीजिए, नहीं आए तो मैं बताऊं। हाँ 180 मोलर मास।
271 आ रहा है। हम्म 271 आ रहा है। नियरेस्ट इंटीजर तक लेना है। 271 ले लो। कितना? 271.09। हाँ ठीक है। आ गया? नहीं आया तो बोलिए निकालें। 271 नियरेस्ट इंटीजर तक। चलो बता देते हैं। क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाना है डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ मल्टीप्लाइड बाई एम, है ना। डेल्टा टी एफ क्या होता है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है ना। टी एफ नॉट माइनस टी एफ था, सही है फॉर्मूला। ये प्योर सॉल्वेंट का है, इसकी वैल्यू दे रखी है ना 273.15 दे रखी है, और टीएफ आपको निकालना है ना। टीएफ निकालना है। केएफ की वैल्यू कितनी दे रखी थी? 1.86। अब मोलैलिटी होती है मोल्स पर केजी। मोलैलिटी क्या होती है? मोल्स पर केजी। तो ग्लूकोज कितना दिया हुआ है? 40 ग्राम। तो गिवन मास बाई मोलर मास कर देंगे तो ग्लूकोज का मोल आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 180, ये आ गया मोल्स 2/9, है ना। मोल्स आ गए इसके 2/9। और नीचे हम लोग लेते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सॉल्वेंट का मास किस में लेते हैं? केजी में। सॉल्वेंट कितना दिया है? वाटर कितना दिया हुआ है? हाँ 200 ml दे रखा है, तो हमें तो मास चाहिए। तो मास का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू वी इंटू टी, और वाटर की डेंसिटी दे रखी है 200 ml, डेंसिटी 1 ग्राम पर ml दे रखी थी, तो मल्टीप्लाइड कर देंगे। तो ये आ गया कितना? मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ गया? कैपिटल डब्ल्यू अगर बोले तो ये आ गया आपका ग्राम में, और हमको किस में लेना है? केजी में लेना था, तो ले लेंगे 1.86 मल्टीप्लाइड बाई 2/9, ये 200, और 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 पर चला जाएगा। ये 273.15 माइनस टीएफ, टीएफ की वैल्यू निकालनी है तो निकल जाएगी ना सॉल्व करके। बोलो बच्चों। टीएफ की वैल्यू निकाल लेंगे। टीएफ की वैल्यू कितनी निकली है? 271, है ना केल्विन। कोई समस्या? बोलिए।
आप देखो 2000, डरा देते हैं बच्चे। ऑरेंज क्या दिक्कत है? बहुत हंसी के फव्वारे छूट रहे हैं। वो क्या होता है अपने पास, ऐसे जिसको घुमाते हैं ज्योमेट्री में? हाँ, जिससे सर्कल बनाते हैं। हाँ, मेरे पास है। हो गया। अब मैं कोई हिंट नहीं दूंगी, एकदम सेम क्वेश्चन है। डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का सेम पैटर्न का क्वेश्चन रिपीट होता है बार बार। अब आपको आंसर जल्दी से जल्दी देखती हूँ कौन निकाल के देता है। ये जो लोग, कुछ लोग आधे उसमें चले गए हैं, वो एकदम जगे रहे। व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ अ सॉल्वेंट 50 ग्राम ऑफ विच सॉल्वेंट का 50 ग्राम कंटेन 1 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल solute। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का मोलर मास है 256 and decrease in freezing point is 0.40 Kelvin। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है कितना? 0.4 केल्विन। 1 ग्राम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला गया है किसमें? वाटर, जो सॉल्वेंट है उसके 50 ग्राम में। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट निकलवाना चाह रहे हैं आपसे, के एफ। निकालिए, फॉर्मूला सेम होगा। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के लिए यही फॉर्मूला लगेगा। अब की बार आपको के एफ निकालना है। दीवा, सबसे पहला आंसर आपका आना चाहिए। एक क्वेश्चन जो अभी हम लोगों ने ग्राफ बनाया था उस पे आया सीधे सीधे 2025 में। 4 ग्राफ बना के रखे हैं, इसमें से एक ग्राफ सही बनाया, तो ये इजी क्वेश्चन है ग्राफ बनाने। अगर आपको आता है, ग्राफ याद है, तो +4 हो जाएंगे तुरंत। कितना आ रहा है? 5.12 आ रहा है। निकालिए, और लोग निकालिए, नहीं आएगा तो मैं बताऊं।
हो गया? निकाला जाए। 5.12 आ रहा है सबका। किसका नहीं आया? डेल्टा टीएफ क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.4 केल्विन। ठीक है, निकालना है आपको। पहली लाइन में लिखा है व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, यानी कि ये निकालना है। कंटेन्स 1 ग्राम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, यानी कि सोल्यूट कितना डाला है आपने, सोल्यूट का गिवन मास कितना है 1 ग्राम। उसका मोलर मास भी दे रखा है, तो अगर मोल्स निकालना चाहे सोल्यूट के तो गिवन मास बाई मोलर मास यहीं पे निकाल लेंगे मोल्स। ठीक, फिर उसके बाद आपको मोलेलिटी निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, सॉल्वेंट का मास इन केजी। सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है 50 ग्राम दे रखा है, 50 ग्राम दे रखा है, तो इसको केजी में कन्वर्ट कर लो, 1000 से डिवाइड कर दो, केजी में आ गया, है ना। अब फॉर्मूला लगा दें सीधे सीधे, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ मल्टीप्लाइड बाई एम। डेल्टा टी एफ इज 0.4, के एफ निकालना है, मोलेलिटी होता है मोल्स डिवाइडेड बाई सॉल्वेंट का मास इन केजी। तो मोल्स कितने हैं 1/256, और ये है मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, अब के एफ सॉल्व करेंगे अगर, तो के एफ यहाँ पे आ रहा है 5.12। आंसर क्या आ रहा है के एफ का 5. आ रही है बात समझ में? कोई ऐसा तो नहीं जिसको समझ में नहीं आ रही है? बोलिए बच्चों, कोई ऐसे बच्चे तो नहीं है जिनको बात ही नहीं समझ आ रही, क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है? क्या हुआ, कोई दिक्कत है? बोलिए दिक्कत है तो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट के इसी पे आते हैं सवाल, और ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आते, जो आए हुए हैं ऐसे ही दिख रहे हैं, मतलब कुछ खास ऐसी बात नहीं है। अब कुछ खास बात सिखाते हैं आपको, अच्छी सी कुछ अच्छा टॉपिक। कहानी में थोड़ा सा क्या आ जाए, ट्विस्ट। कहानी में ट्विस्ट के लिए आपको चौथी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सिखाने के पहले कुछ और नया थोड़ा सा, हाँ वो भी करवाते हैं। उसके पहले एक नया फैक्टर सिखाने जा रहे हैं आपको, उसको बोलते हैं वेंट हॉफ फैक्टर। क्या सिखाने जा रहे हैं आपको, वेंट हॉफ फैक्टर क्या है, देखिए थोड़ा समझिए। जो आप सॉल्यूट डिसॉल्व कर रहे हो, जो आप सॉल्यूट डिसॉल्व कर रहे हो वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब समझ रहे हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है जो अपने ना तो आयंस में डिवाइड होगा, ना उसमें डिसोसिएशन होगा, ना उसमें एसोसिएशन होगा। इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट इक्विलिब्रियम में हमने पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो अपने सोल्यूशन में जाते ही क्या बना लेते हैं, आयंस बना लेते हैं, और अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने देते हैं ना, पास कराने देते हैं, उन्हीं को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट वो सॉल्यूशंस होते हैं, उन सब्सटेंसेस के सॉल्यूशन होंगे जो इलेक्ट्रिसिटी पास करने नहीं देते, इसका मतलब वो आयंस में डिसोसिएट नहीं होते। नॉन इलेक्ट्रोलाइट के इस चैप्टर में हमने काफी एग्जांपल्स पढ़े हैं, जैसे यूरिया,
ग्लूकोज के क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके पास, सुक्रोज के क्वेश्चंस आ रहे हैं। जब भी आपका सॉल्यूट है नॉन इलेक्ट्रोलाइट, कैसा है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, मतलब आयंस में डिसोसिएट नहीं हो रहा है। ज्यादातर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इस टाइप के जो होंगे वो क्या होंगे, आयंस में डिसोसिएट नहीं होंगे, या क्वेश्चन में लिखा होगा नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अगर इस तरीके का सॉल्यूट है तो जो आपने फॉर्मूला यूज किए वो सेम टू सेम रहेंगे। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ मल्टीप्लाइड बाई एम, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के एफ के बी मल्टीप्लाइड बाई एम, और क्या एक यूज किया था, पी ए नॉट माइनस पी ए इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई पी ए नॉट इज इक्वल टू क्या था, एक्स बी, है ना। सेम ये फॉर्मूला आप यूज करोगे। अगर सब्सटेंस कैसा है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, लेकिन अगर डिसोसिएशन होता है सब्सटेंस में या सब्सटेंस के अंदर एसोसिएशन होता है, दो कंडीशन, डिसोसिएशन हो या एसोसिएशन हो। डिसोसिएशन कैसे, जैसे मान लो आप सब सॉल्यूट जो लेते हो वो आपने लिया K2SO4, तो K2SO4 कभी भी ऐसे फॉर्मेट में सोल्यूशन में नहीं रहता है। K2SO4 जो होता है वो टूट जाता है अपने आयंस में, यहाँ पे डिसोसिएशन हो रहा है। NaCl लोगे तो Na+Cl- में टूट जाएगा। लेकिन अगर यूरिया लेते हो, ग्लूकोज लेते हो, सुक्रोज लेते हो, इस तरीके के सब्सटेंस लेते हो तो वो अपने आयंस वायंस में डिसोसिएट नहीं होते, तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं, वहां पे सेम फॉर्मूला चलेगा। जहां डिसोसिएशन हो या पहले समझ लीजिए फिर लिखिएगा, जहां डिसोसिएशन हो रहा हो या एसोसिएशन हो। एसोसिएशन कैसे होता है, जैसे मान लीजिए बेंजीन आपने लिया सॉल्वेंट की तरह और उसमें आपने एसिटिक एसिड डाला, एसिटिक एसिड को माना आपने सॉल्यूट, तो हम लोग देखते हैं कि एसिटिक एसिड बेंजीन के अंदर डाइमर बनाता है। क्या बनाता है, डाइमर। डाइमर का मतलब है एसिटिक एसिड के दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं, एसोसिएट हो जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से। मतलब हम तो सोच रहे हैं कि सॉल्यूशन में एसिटिक एसिड CH3COOH के फॉर्मेट में होगा, एक CH3COH दूसरा तीसरा चौथा ऐसे होगा, लेकिन बेंजीन के अंदर ये क्या होता है, जब सॉल्वेंट बेंजीन है तो ये दो दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं। जब किसी भी सब्सटेंस में एसोसिएशन हो जाएगा, दो दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएंगे, तो उस सॉल्यूट का जब आप मोलर मास कैलकुलेट करोगे इन फॉर्मूलाज को यूज करके, मोलैलिटी निकालते हो उससे मोलर मास भी कैलकुलेट करते हो, तो मोलर मास जब एसोसिएशन होगा तो जितना मोलर मास आना चाहिए उससे क्या आएगा, डबल आने लगेगा। जैसे एसिटिक एसिड का मान लो 30 आता है, ऐसे कैलकुलेट करने पे तो एक्सपेरिमेंट में क्या आने लगेगा, 60 आने लगेगा। इसका मतलब जब एक्सपेरिमेंट में मोलर मास कैलकुलेटेड मोलर मास से ज्यादा आने लगे तो आपको क्या समझ आना चाहिए कि वो क्या हो रहा है, वहां पे जुड़ रहा है, एसोसिएशन। दूसरा केस, जब डिसोसिएशन होगा, आप सोच रहे हो कि सोल्यूट K2SO4 है, इसका मोलर मास निकालोगे, कैलकुलेट करोगे, लेकिन एक्सपेरिमेंट से देखोगे कि मोलर मास कम आने लगेगा, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, सब्सटेंस सॉल्यूशन में टूट रहा है, डिसोसिएट हो रहा है, इसीलिए छोटा बन रहा है। छोटा होगा तो मोलर मास क्या होगा, अपने आप कम होने लगेगा। तो ऐसे केसेस में जो नया मोलर मास कैलकुलेट होता है, जो एक्सपेरिमेंट से आता है बेसिकली, उसको हम कहते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। अपनी एनसीईआरटी में इस चैप्टर में लास्ट टॉपिक है ये, एबनॉर्मल मोलर मास। तो अगर एसोसिएशन हो रहा है या डिसोसिएशन हो रहा है तो वहां पे जो मोलर मास कैलकुलेट करोगे आप इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वाले मेथड को यूज करके, तो मोलर मास कैसा आएगा,
या तो ज्यादा आएगा एसोसिएशन होगा तो, और डिसोसिएशन होगा तो क्या आएगा, कम आएगा। ऐसे मोलर मास को हम कहते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। अब दूसरी बात आती है कि ये एबनॉर्मल मोलर मास जो आता है कम या ज्यादा, ये कैसे पता लगाओगे कि किसका कितना आएगा? तो उसके लिए एक फैक्टर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, उसको हम कहते हैं वैन थॉप फैक्टर, आई से डिनोट करते हैं। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, वैन थॉप फैक्टर, उसको आई से डिनोट करते हैं। और जैसे ही कहीं पे एसोसिएशन या डिसोसिएशन होगा तो उस क्वेश्चन के फॉर्मूला में यहाँ पे जैसे हमने लगाया डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, फॉर्मूला तुरंत चेंज हो जाएगा, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम, आई इंटू के एफ इंटू एम आ जाएगा। यहाँ पे डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आ जाएगा आई इंटू के बी इंटू एम, यहाँ पी ए नॉट माइनस पी ए बाई पी ए नॉट आ जाएगा आई इंटू एक्स बी, है ना। आई का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, वेन थॉप फैक्टर का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। अगर एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं हो रहा है, कोई सब्सटेंस नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे कि अपने ये तीनों एग्जाम्पल जो कॉमन एग्जाम्पल है ये चैप्टर में आएंगे अपने, तो अपने को वेन थॉप फैक्टर के बारे में नहीं सोचना है, तब वहां वेन थॉप फैक्टर की वैल्यू 1 आ जाती है, इसलिए यहाँ पे फॉर्मूला सेम रह जाता है, आपको आई नहीं लगाना, ठीक है। तो ये सब कोई नोट तो नहीं कर रहा है, नोट कर लिया? हेडिंग डालिए वेन थॉप फैक्टर, हेडिंग क्या है, वेन थॉप फैक्टर। हाँ, जिस जो ये यूरिया ग्लूकोज, यहाँ पे आई लेते ही नहीं इसमें, अभी सिखाते हैं सारा एक एक करके। वेन थॉप फैक्टर, हेडिंग डाल लीजिए, इट इज यूज्ड, वेन थॉप फैक्टर में आगे करिए, इट इज यूज्ड when association or dissociation takes, कब यूज होगा, जब एसोसिएशन हो रहा हो या डिसोसिएशन हो रहा हो। इट इज डिनोटेड बाय आई, किससे डिनोट करते हैं इसको, आई। आई निकालते कैसे हैं, आई इज इक्वल टू नंबर ऑफ moles after dissociation or association divided by number of moles before dissociation or association। जैसे मान लो हमने बोल दिया कि पहले नंबर ऑफ मोल्स 1 थे, बाद में नंबर ऑफ मोल्स हो गए 4, तो वेन थॉप फैक्टर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, है ना। ये पॉइंट लिख लिया, आई इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला था,
अभी बताते हैं, जो पॉइंट चला भी गया होगा वो आएगा सारा। तो एक ही केस होगा ऐसा नहीं, दोनों लगा देंगे, किसी केस में डिसोसिएशन होगा, किसी में एसोसिएशन होगा। अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स पता है डिसोसिएशन के बाद और नंबर ऑफ मोल्स पता है डिसोसिएशन के पहले, तो बाद के मोल्स डिवाइडेड बाय पहले के मोल्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, वेंट ऑफ फैक्टर आई आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसमें, ये नोट कर लिया सबने? ऑनलाइन बच्चों नोट कर पा रहे हैं? यस मैम। आई की जो वैल्यू होती है ये 1 होती है, आई की जो वैल्यू होती है 1 होती है, ये होती है नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए। और यहाँ पे ना तो डिसोसिएशन हो और ना ही एसोसिएशन, ऐसा कुछ नहीं हो रहा हो तो आई की वैल्यू क्या लेते हैं हम लोग, 1 लेते हैं। आई की वैल्यू 1। आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है जब डिसोसिएशन हो रहा हो, और आई की वैल्यू लेस देन 1 आएगी जब एसोसिएशन। आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेस देन 1 आएगी जब एसोसिएशन। ठीक है, डिसोसिएशन में आई की वैल्यू 1, इससे स्लाइड ये वाली, ये तो ऐसे ही है ये, हाँ जरूरी नहीं है, तभी तो मैंने पूछा था, वो मैं समझा रही थी। ये नोट हो गया। चल अब डिसोसिएशन एसोसिएशन में कैसे वैल्यू छोटी या बड़ी आएगी थोड़ा सा वो देखते हैं। इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, है ना, उसका भी यहाँ पे काम आएगा, अल्फा का भी रिलेशन आएगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर अल्फा इज इक्वल टू 1 है या अल्फा इज इक्वल टू 100%, अल्फा इज इक्वल टू 100%, 100% का मतलब क्या होता है, 100 मोल्स लिए तो 100 के 100 डिसोसिएट हो, 100 Na प्लस NaCl के मोल्स लिए तो वो 100 Na प्लस 100 Cl माइनस मोल्स बना लेता है अगर, तो बोलते हैं कि कैसा डिसोसिएशन हो रहा है, 100%, या उसी को हम कहते हैं कंप्लीट डिसोसिएशन, है ना। तो उसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू या तो 100% होती है या क्या होती है, 1 होती है। तो जब 100% डिसोसिएशन हो रहा हो तो आई की वैल्यू निकालने के लिए आई इज इक्वल टू एन होता है, एन होता है नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूसेस, और ये जो अल्फा 100% होता है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, ये सब होंगे तो क्या होगा, आई अल्फा क्या होगा, 100%। उस केस में आई कैसे निकालते हैं, एन से निकालते हैं, एन होता है नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूसेस। कैसे निकलेगा देखिए, किसी केस में आई कैसे निकालेंगे, जैसे हमने बोला 100% डिसोसिएशन हो रहा है और हमने लिया है NaCl, तो NaCl टूटेगा तो एक आयन Na प्लस बना लेगा, दूसरा आयन क्या बनाएगा, Cl माइनस, 2 आयन बना रहा है ना, तो N इज इक्वल टू हो जाएगा 2, इस केस में N क्या होगा 2, तो I क्या होगा, वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू क्या होगी 2।
जैसे मान लो K2SO4 है, तो ये टूटेगा कैसे, 2K प्लस SO4 माइनस 2। पोटेशियम के 2 आयन, सल्फेट का 1 आयन, तो कितने हो गए टोटल आयन, 3 हो गए। ये 2 ये 1, तो N इज इक्वल टू क्या आ गया 3, और यही क्या आ जाएगा I। मान लो दे रखा है Na3PO4, 3Na प्लस PO4 माइनस 3, तो कितने आयंस बन गए, ये 3 बन गया और ये क्या बन गया 1, की टोटल कितने हो गए 4। वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू क्या लगा देंगे अगर इनका क्वेश्चन है तो, I इज इक्वल टू N के हिसाब से तोड़ेंगे, देखेंगे कितने आयंस में टूट रहा है, उसके हिसाब से I आ जाए। क्लियर है बात। तो वेंट ऑफ फैक्टर निकाल लेंगे ऐसे, केसेस अगर दिए हो किसमें कितना है तो I की वैल्यू देखिए तीनों केसेस में ग्रेटर देन 1 आ रही है, इसमें भी 2 आ रही है, इसमें कितनी आ रही है 3, इसमें कितनी आ रही है 4। 1 से ज्यादा आएगी कहीं भी डिसोसिएशन हो, कंप्लीट डिसोसिएशन होगा तो N के बराबर हो जाएगा, और कंप्लीट अगर नहीं है तो अल्फा की वैल्यू दी जाएगी, फिर फॉर्मूला बताएंगे उससे निकालेंगे हम लोग I, है ना, कंप्लीट अगर नहीं है तो भी पर I की वैल्यू 1 से हमेशा ज्यादा आएगी अगर डिसोसिएशन है तो। एसोसिएशन में कैसे निकालते हैं देखिए ध्यान से, ये नोट हो गया सबका ऑनलाइन। यस मैम हो गया। एसोसिएशन में कैसे निकालते हैं, अगर अल्फा, इसको बोलेंगे डिग्री ऑफ एसोसिएशन, वहां पे डिसोसिएशन था, यहाँ पे नाम क्या हो जाएगा अल्फा का। अगर इसकी वैल्यू 1 है या 100% एसोसिएशन है तो उस केस में I कैसे निकालोगे, जैसे मान लो क्वेश्चन में बोला गया कि कोई चीज डाइमर बना रही है, डाइमराइज हो रही है, डाइमराइज होने का मतलब समझ रहे हैं, दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ रहे हैं, दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ रहे हैं, तो अगर कोई चीज डाइमराइज हो रही है यानी कि उसके दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ करके ऐसे A2 बना रहे हैं, दो A मिलकर के क्या बना रहे हैं, जुड़ करके A2 बना रहे हैं, तो इस केस में अगर कोई चीज डाइमराइज होती है तो I इज इक्वल टू आ जाता है 1/2, I इज इक्वल टू क्या आ जाता है 1/2, क्योंकि अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1। अगर ये शुरू में 2 मोल्स है, ये 0 है, ये 2 है, तो ये बाद में कितना बनेगा इसके हिसाब से, अगर 100% एसोसिएशन है तो ये 2 है तो 2 से कितना बन जाएगा 1 ही बनेगा, है ना, ये 2 है ये 1 है तो ये 2 है तो ये 1 ही बनेगा। तो अगर ये 2 है, और I हम कैसे निकालते हैं, आफ्टर बाई बिफोर ही तो करते हैं, तो आफ्टर कितना है 1 और बिफोर कितना था 2, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। डाइमराइज हो रहा है, डाई का मतलब 2, डाइमराइज हो रहा है तो क्या आ जाएगा 1/2। अगर कोई चीज ट्राइमराइज हो रही है
और अल्फा इज इक्वल टू 100% है, तो ट्राइमेराइज में आई की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3। ट्राइमेराइज का मतलब 3 जुड़ रहे हैं। टेट्रामेराइज हो रहा है तो 1/4 आ जाएगा ना। टेट्रामेराइज का मतलब 4 जुड़ रहा है। कोई दिक्कत है? बोलिए बच्चों। इसको वैसे भी निकाल सकते हैं अपन, ये जो केस है ना इसको दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, दिखा देते हैं आपको निकाल के। अगर अल्फा लेते हैं तो कैसे निकाल, नोट हो गया तो बोलिए। डिसोसिएशन के केस में आई कैलकुलेट करना है आपको, है ना। और अल्फा भी गिवन है क्वेश्चन में। अल्फा क्या है क्वेश्चन में गिवन? अल्फा 100% नहीं है, 40% है, 30% है, 50% है, 60% है। अगर अल्फा 100% है तो सीधे आयन को तोड़ो, आई इज इक्वल टू क्या लगा दो, एन लगाओ। लेकिन अगर अल्फा की कोई वैल्यू दी है 100 के अलावा 20%, 30% या 0.2, 0.3, 0.4 इस तरीके से दिया हुआ, तो कैसे निकालेंगे आई? रिलेशन होता है एक, अल्फा इज इक्वल टू I-1 N-1। ये तो फॉर्मूला याद रखेंगे सवाल करने के लिए, कैसे निकला है वो सिखा देते हैं। फॉर्मूला तो याद रखना ही है। अल्फा इज इक्वल टू क्या रिलेशन है, I-1 और N-1। एन आपको पता ही है कितने नंबर ऑफ आयंस बन रहे हैं, आई आपको कैलकुलेट करना है, अल्फा आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। ये है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये क्वेश्चन में गिवन होगा। एन है नंबर ऑफ आयंस, तोड़ के आप खुद देखेंगे। आई है वेंट ऑफ फैक्टर जो आपको कैलकुलेट करना है। अल्फा इज इक्वल टू I-1 N-1। ये किसके लिए है फॉर्मूला? डिसोसिएशन के लिए। आया कैसे वो सिखा देते हैं। जैसे मान लो ये ए भी है, ये टूट रहा है ए प्लस और बी माइनस। इसकी कॉन्सेंट्रेशन शुरू में सी है, पहले ये 0 था, फिर ये टूट गया सी अल्फा टूट गया, है ना। सी अल्फा टूटेगा अगर तो ये सी अल्फा बनेगा, ये सी अल्फा बनेगा और ये सी अल्फा माइनस हो जाएगा, है ना। इक्विलिब्रियम पे ऐसे ही लिखते हैं हम लोग इक्वेशन। तो अगर आप देखो तो बिफोर मोल्स कितने थे, डिसोसिएशन टूटने के पहले मोल्स कितने थे, सी थे। जब टूटा नहीं था तो शुरू में मोल्स कितने थे, सी। आफ्टर मोल्स कितने हो गए, आफ्टर मोल्स ये सारे हो गए, टोटल लेना पड़ेगा आफ्टर में, आफ्टर में टोटल लेना पड़ेगा। तो है सी माइनस सी अल्फा प्लस सी अल्फा प्लस सी अल्फा, तो क्या बन जाएगा सी प्लस सी अल्फा। ये आफ्टर मोल्स होगा, है ना। और आपको आई निकालना कैसे सिखाया, आफ्टर अपॉन बिफोर, ऐसे ही तो निकालते हैं, आफ्टर अपॉन बिफोर। तो अगर सॉल्व करोगे तो आफ्टर मोल्स है सी प्लस सी अल्फा
बिफोर मोल्स है सी कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, सी तो कटेगा ना, सी कट जाएगा, क्या कहते हो। तो I इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, I इज इक्वल टू क्या आ गया इस केस में 1 प्लस अल्फा। इस केस में I इज इक्वल टू क्या आ गया 1 प्लस अल्फा। अब आप बोलोगे n तो आया नहीं है ना, इस फॉर्मूला में अगर n इज इक्वल टू रखोगे कितने आयंस बन रहे हैं, ए भी एक था, कितने बन रहे हैं 2 बन रहे हैं, तो अगर 2 रखोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 माइनस 1 क्या आ जाएगा 1, नीचे 1 आ जाएगा। इस केस को अगर ले लो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, तो अल्फा इज इक्वल टू I माइनस 1 आ गया। तो यहाँ से अगर फॉर्मूला बनाओगे I इज इक्वल टू तो अल्फा प्लस 1 आ जाएगा। एक ही बात है, सवाल या तो इससे निकलेगा या ऐसे डेराइव करके निकलेगा। डेराइव करने की वहां पे जरूरत नहीं है, डेराइव करके मैंने दिखाया है आपको, आपको बस ये यूज करना है ना, वहां पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इक्वेशन कैसे टूटती है, आफ्टर डिवाइडेड बाय बिफोर करके ही निकलता है बेंट ऑफ फैक्टर। इस केस का बेंट ऑफ फैक्टर अगर इसको यहाँ पे लगाओगे तो ऐसे ही आएगा, अल्फा इज इक्वल टू I माइनस 1 करोगे, 2 आयन है तो I माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा आ जाएगा। अब अगर आप निकालना चाहते हो I तो अल्फा प्लस 1, सेम बात आ जाएगी ना। तो ये तरीका भी आपको आना चाहिए कि आफ्टर बाय बिफोर से निकला है, बट फॉर्मूला आपको ये याद होगा तो आप जल्दी से वहां पे कर लोगे। डिसोसिएशन में क्या लगाना है, अल्फा इज इक्वल टू I माइनस 1 डिवाइडेड बाई n माइनस 1। अब पहले डिसोसिएशन पे एक क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग एसोसिएशन की बात करेंगे, उसमें फॉर्मूला में थोड़ा सा ही चेंज। ये नोट हो गया तो बोल दीजिए। कुछ बच्चे कहते हैं कि हमें फॉर्मूला नहीं याद होता है, ये हम सीधे सीधे हम इक्वेशन तोड़ेंगे, फिर आफ्टर करेंगे, फिर बिफोर करेंगे, फिर निकालेंगे। ठीक है, उनको वैसे करना है, मैं तो ऐसे ही करती हूँ। फॉर्मूला याद रखो और सीधे काम करो। सवाल कर लिया जाए डिसोसिएशन पे। बेंट ऑफ फैक्टर का एक क्वेश्चन कर लीजिए। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है Na2SO4 का। नहीं, अल्फा दिया हुआ है Na2SO4 के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा दे रखा है और आपको निकालना है बेंट ऑफ फैक्टर। ऑप्शंस है आपके 1 माइनस 2 अल्फा, 1 प्लस 2 अल्फा, 1 माइनस अल्फा, 1 प्लस अल्फा। Na2SO4 को तोड़ना है। मैं करके बताती हूँ, देखिए ध्यान। Na2SO4 को जब तोड़ोगे तो 2Na प्लस और SO4 माइनस 2 बनेगा। इस बात में किसी को कोई दिक्कत? कितने आयंस बन रहे हैं 2 प्लस 1 3 बन रहे हैं, तो n इज इक्वल टू क्या आ गया 3। अपने पास फॉर्मूला क्या था, अल्फा इज इक्वल टू I माइनस 1 n माइनस 1, I माइनस 1 n कितना है 3 माइनस 1, तो कितना बन गया I माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2,
तो ये आ गया अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल टू है आई माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो अगर 2 से मल्टीप्लाई उधर कर दोगे तो आ जाएगा 2 अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई माइनस 1 आ जाएगा। तो आई क्या आ जाएगा, 2 अल्फा प्लस। कोई दिक्कत हो तो बोलिए, ध्यान से देख लीजिए। आई पे डॉट जरूर लगाइएगा, नहीं तो कई बार आई और 1 एक से लगने लगते हैं। एन की वैल्यू रखी सॉल्ट के हिसाब से, फॉर्मूला में लगाया, अल्फा और आई में रिलेशन आ गया। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन आप करके दिखाएंगे तो मुझे समझ आएगा आपको बात आई कि नहीं। कोई सॉल्ट है AX BY, ये कोई सॉल्ट है AX BY, ठीक है। इसके लिए बोल रहे हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा और आई में आपको रिलेशन बताना। AX BY है, अल्फा और आई में रिलेशन बता। तोड़ेंगे कैसे वो मैं सिखा देती हूँ आपको। AX BY है तो कैसे टूटेगा, चार्ज प्लस वाई आएगा, चार्ज से कोई मतलब नहीं होता है, इससे मतलब होता है नंबर ऑफ आयंस। पहले नंबर ऑफ आयंस कितने थे, 1 थे, अब कितने बन गए, x प्लस वाई। ये AX है, ऐसे है, मान लो ऐसे है, A2B3 है, तो A के तो 2 एटम है तो ऐसे ही तो टूटेगा, 2 है, और ये क्या बनेगा 3B। चार्ज अपोजिट आता है, A को अगर पॉजिटिव मान लो तो इसका चार्ज आएगा, B को अगर नेगेटिव मान लो तो इसका चार्ज आ जाएगा, है ना। तो ऐसे ही तोड़ दिया हमने। X, अब n इज इक्वल टू क्या आएगा इस केस में, जल्दी से बोलिए। जैसे ही n आ जाएगा वैसे ही आप रिलेशन निकाल लोगे। n आ गया कितना, ये प्लस ये, यही तो था, तो n आ गया आपका x प्लस वाई। अब रिलेशन निकाल के बता दो जल्दी से, फॉर्मूला रख। आई और अल्फा में निकालो ना रिलेशन, ऐसा नहीं निकालेंगे, थोड़ा ढंग का निकालो। ऑप्शन दे, ऑप्शन दे दे, ऑप्शन देंगे नहीं, निकालो तुम तो। अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1 x प्लस वाई माइनस 1, अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1 x प्लस वाई प्लस 1, अल्फा इज इक्वल टू x प्लस वाई माइनस 1 और i माइनस 1, अल्फा इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस 1। ऑनलाइन बच्चों बात कुछ समझ आ रही है, नहीं आ रही है, i माइनस 1 निकालिए, यही ऑप्शन है दीवा। हेयर क्वालिटी बाद में चेक करेंगे, क्या कर रहे हैं ये आ रहा है पक्का, क्या लगाया आपने,
किसने बोला ये? अरेंज यही दे रखा है, सीधा था ये तो कुछ ज्यादा ही सीधा हो गया, आपको इजी सवाल मिल गया है ना। अब तो आप कर लोगे एकदम, अब तो आप दुनिया उड़ा दोगे हैं। डिसोसिएशन के क्वेश्चन में तो कर ही लोगे, मुझे पता है आप कर लोगे। अब थोड़ा सा कुछ और सिखा दें। कहानी में ट्विस्ट लाया जाए। होने दीजिए, तो उसमें क्या आपको दिक्कत है? मैंने तो पहले ही बोला है कोई नहीं बोलेगा, ये पहले ही बोला हुआ है, तो फिर क्या बोलना है ना। कोई ये सब क्या होती है, ये सब बातें दुख का कारण होती है। काम में आप आशा लगा के बोलोगे कि छुट्टी कर दें और हम करेंगे नहीं, तो ये सब क्या होता है, दुख का कारण होते हैं सब। चलिए अच्छा सा सवाल करिए, बढ़िया सा। अब देखते हैं कौन करके बताता है। अच्छे बच्चे हैं वैसे, मुझे लगता है आप यूं कर देंगे। 0.5%, ये क्वेश्चन सब कुछ यूज करवाएगा, पहले के कॉन्सेप्ट भी जो शुरू में पढ़े आपने चैप्टर में। 0.5% सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड KCl, KCl का 0.5% सोल्यूशन है, was found to freeze at -0.24 डिग्री सेंटीग्रेड। ये सोल्यूशन फ्रीज हो रहा है इतने टेम्परेचर पे, यानी कि सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट गिवन है। 0.5% कंसेंट्रेशन दी हुई है सोल्यूशन की। परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ KCl निकालना है, यानी कि अल्फा निकालना है आपको। KF दे रखा है 1.8 और मोलर मास दे रखा है KCl का 74.6। कुछ बात समझ में आ रही है? फॉर्मूला क्या लगाना है देखो ध्यान से, हिंट दे देते हैं फिर करेंगे तो आप ही। डेल्टा TF इज इक्वल टू लगाना है I मल्टीप्लाइड बाई KF मल्टीप्लाइड बाई M, I मल्टीप्लाइड बाई KF मल्टीप्लाइड बाई M। एक्वा सोल्यूशन होगा 0.24% हो रहा है ना, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर का लेते हैं हम लोग, तो डिप्रेशन आ जाएगा 0.24। डिप्रेशन कितना आ जाएगा? 0.24। तो डेल्टा TF की वैल्यू तो आ जाएगी -1, डिफरेंस तो आएगा 0.24। ठीक है, I KF की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1.8। अब आपको ये जो 0.5% है ना, इसको कन्वर्ट करना है मोलैलिटी में, यहां पे लगानी है मोलैलिटी, उससे निकलेगा I, फिर I और अल्फा के रिलेशन से क्या निकालोगे? अल्फा, क्योंकि आपको क्या सिखाया है, अल्फा इज इक्वल टू I-1 N-1। KCl जब टूटेगा तो कैसे टूटेगा? K प्लस Cl माइनस, तो N इज इक्वल टू तो 2 होगा, तो I-1 और 2-1, I-1 आ जाएगा सीधे सीधे। अल्फा इज इक्वल टू I-1, अब I निकालोगे तो अल्फा आ जाएगा, I वहां से निकलेगा,
मोलैलिटी नहीं दे रखी है, क्या दे रखा है 0.4%। इसका क्या मतलब समझोगे ये बताओ। कंसंट्रेशन कैसे दी हुई है? बस परसेंट लिखा हुआ है। कुछ लिखा तो नहीं है, देख लें जरा। 0.5% ही दिया हुआ है। और डेंसिटी वगैरह कुछ दे नहीं रखी है ना। सोल्यूशन की डेंसिटी वगैरह कुछ ऐसा कुछ तो दे नहीं रखा है, कुछ भी नहीं दे रखा है। तो इसको मास बाई मास परसेंट ही ले लो, कुछ इंडिकेशन नहीं है क्वेश्चन में। 0.5% दे रखा है। इसका मतलब सोल्यूट कितना हो जाएगा 0.5 और सोल्यूशन टोटल कितना हो जाएगा 100। तो सॉल्वेंट निकालोगे तो कितना आ जाएगा 100 माइनस 0.5 99.5। वैसे करके देखो, मोलैलिटी निकालो। ये मोलैलिटी की वैल्यू चाहिए तब आएगा। मोलैलिटी निकालने के लिए आपको चाहिए मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय क्या चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यही तो चाहिए। अगर सॉल्यूशन दिया हुआ है 5%, तो इसका क्या मतलब हम लोग निकाल रहे हैं, हम लोग मान रहे हैं कि ये दिया हुआ है W/W परसेंटेज। इसका मतलब होता है कि 5 ग्राम तो सोल्यूट है और 100 ग्राम टोटल क्या है सोल्यूशन है। इसका मतलब क्या हुआ 100 ग्राम है सोल्यूशन और क्या है और 5 ग्राम क्या है सोल्यूट। तो सोल्यूट के मोल्स निकालने के लिए ये चाहिए थी वैल्यू, गिवन मास चाहिए था। और सॉल्वेंट कैसे निकलेगा, सॉल्वेंट आएगा सॉल्यूशन माइनस सोल्यूट, कितना आ जाएगा 95। 5% 0.5% था ये, 0.5 था। तो ये 0.5 माइनस होगा, तो ये 99.5। अब इतना तो मैंने सॉल्व कर दिया। ये सॉल्वेंट ग्राम में है, सॉल्वेंट को निकाल लीजिए केजी में। 99.5 डिवाइडेड बाई 1000, ये आ गया केजी में। सोल्यूट है 0.5 ग्राम, तो सोल्यूट के मोल्स निकाल लीजिए, कितने आ जाएंगे गिवन मास बाई मोलर मास कर दीजिए। 0.5 डिवाइडेड बाई मोलर मास कितना दिया था क्वेश्चन में 74.6। ये आ गए मोल्स, ये आ गया मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मोलैलिटी आ जाएगी यहां से 0.5 डिवाइडेड बाई 74.6 99.5। ये आ गई मोलैलिटी। अब ये पीछे मोलैलिटी उसमें पुट करेंगे तो आई की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन में आपसे कॉन्सेंट्रेशन भी यूज करवाई, वेंट ऑफ फैक्टर भी यूज करवाया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी यूज करवाया। अच्छा क्वेश्चन था, सारे टॉपिक इसमें लगवा दिए। तो यहाँ पे m की वैल्यू रखेंगे, आई आएगा, फिर अल्फा निकालेंगे यहाँ से, आई में से -1 कर देंगे तो आ जाएगा। ठीक है, कल निकाल के लाइएगा। देखेंगे आप कितना निकाल पा रहे।
हाँ क्या अल्फा 200% आ रहा है? 200 कैसे? 200 तो ज्यादा आ जाएगा। हाँ तब ठीक है। ये वाली अब आपकी बुक में एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर वाले क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। केवल जिसमें एसोसिएशन दिया है वो नहीं कर सकते, और ऑस्मोटिक प्रेशर वाले क्वेश्चंस वो नहीं कराया अभी, वो नहीं कर सकते। बाकी क्वेश्चंस आप करना शुरू कर सकते हैं। सब में जिसमें वेंट ऑफ फैक्टर लगेगा उसमें आई निकालना होगा डिसोसिएशन में। और ठीक है, यही आ रहा होगा। नियरेस्ट इंटीजर तक लेना है। हाँ 30 है, 30 का आंसर आ रहा है। इसमें तो बहुत ज्यादा आ रहा है, टॉपिक 4 है। 30 98% आ रहा है। आंसर इसका 98% आ रहा है। अभी क्लास जल्दी छोड़ दी क्या मैंने? ठीक है, चलिए आज की क्लास होती है आपकी।